नेक्स्ट चैप्टर। अविनाश ने रात को 10 बजे मनोज को हाँफते हुए अपने दरवाजे पर देखा तो चौंक गया। मनोज ने बिना समय बर्बाद किए अविनाश से कहा, अविनाश, मेरे पास अब केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है। मैं इस लास्ट अटेम्प्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम मुझे बताओ पढ़ाई कैसे करना है। अविनाश समझ गया कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर भी अविनाश से उसने कहा, कल आ जाते, रात को क्यों परेशान हुए। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, एक एक पल मेरे लिए कीमती है, मनोज ने कहा। अविनाश ने अपने हाथ में बंधी डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, अब तुम पढ़ाई के सही ट्रैक पर आ गए हो, इसी खुशी में एक गिफ्ट मेरी तरफ से। मनोज ने चौंकते हुए कहा, थैंक यू अविनाश, लेकिन मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तुम यदि पढ़ाई की कुछ टिप्स बताओगे तो मेरे लिए बहुत उपयोगी होंगे। अविनाश ने कहा, घड़ी बांध लो पहले। उसने चुपचाप अविनाश द्वारा दी गई डिजिटल वॉच अपनी कलाई पर बांध ली और अविनाश ने मनोज की कलाई पकड़कर उस घड़ी का एक बटन दबाया और उससे कहा, मनोज, यह एक स्टॉप वॉच है। अब मैं तुम्हें पढ़ाई के कुछ नियम बताऊंगा। स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी है। जितनी देर मैं तुमसे बात करूंगा उतना समय वह वॉच दिखाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। अविनाश ने आगे कहा, मनोज, 22 मई को प्रीलिम्स, आईएएस प्रीलिम्स है, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में तुम्हें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है। मुख्य परीक्षा को अभी भूल जाओ। कुछ देर रुककर अविनाश ने आगे कहना जारी रखा, मनोज, तुम पुराने सालों के पेपर कई बार सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स में पुराने सालों के पेपर में से ही कई प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं और हम वही प्रश्न गलत कराते हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो तुम्हें इस पूरे महीने में प्रैक्टिस बुक से हजारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना। मनोज अविनाश की दी जा रही टिप्स को नोट भी करता जा रहा था। अविनाश ने जर्नल स्टडी के बारे में बताया। जर्नल स्टडी में यह ट्रेंड रहेगा, आज कल परीक्षा में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है, इसलिए किसी मासिक पत्रिका से तुम हर महीने का करंट अफेयर तैयार करो। इतना कहकर उसने मनोज की कलाई पकड़ी और स्टॉप वॉच बंद कर दी। फिर उसने कहा, मनोज, मेरी पूरी बात होने में 12 मिनट 16 सेकंड लगे। मनोज ने देखा कि घड़ी 12 मिनट 16 सेकंड पर रुक गई थी। अविनाश ने पूछा, तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो। 10 घंटे। अविनाश ने हंसते हुआ, कंफर्म। मनोज चुप हो गया, उसने कभी अपने घंटे गिने ही नहीं थे। अविनाश ने कहा, अब तुम्हें एक एक मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए यह स्टॉप वॉच हमेशा अपनी कलाई पर बांधो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू रखना। जब तुम खाना खा रहे हो, कोई मिलने आ गया हो, किसी से बात कर रहे हो तो इसे रोक देना। एक डायरी में स्टॉप वॉच के हिसाब से पढ़ेंगे। रोज के घंटे आपको रिकॉर्ड करने के लिए दर्ज करने हैं। 8 घंटे पर पुअर, 10 घंटे पर गुड और 12 घंटे पर वेरी गुड खुद को देना है। अब तुम्हें सेल्फ मोटिवेटर होकर पढ़ाई करना है। मनोज ने इस तरह की पढ़ाई पहले कभी नहीं की थी। इस तरह के घंटों का हिसाब तो कभी नहीं किया था। सामने किताब रहती थी, वह अपने रूम पार्टनर पांडे से बात करता रहता था और सोचता था कि आज तो 10 घंटे पढ़ लिए। मनोज अविनाश के कमरे से उत्साहित होकर अपने कमरे पर चला गया। अगले दिन उसने श्रद्धा से अपनी पढ़ाई की नई प्लानिंग डिस्कस की। मनोज, अविनाश एकदम सही कह रहा है। मैं तो अब उत्तरांचल पीएससी पर फोकस करूंगी। इस साल का आईएएस एग्ज़ाम नहीं दे रही, लेकिन तुम्हें अपने चौथे और आखिरी अटैम्प्ट की तैयारी करना है। केवल उस पर फोकस करो, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने मनोज को आईपीएस बनना देखना चाहती हूँ। एक दिन पहले ही मनोज के प्यार को स्वीकार करने वाली श्रद्धा ने मनोज से कहा। शुरू शुरू में मनोज की पढ़ाई स्टॉप वॉच के अनुसार 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे उसने 10 से 12 घंटे रोज स्टॉप वॉच के अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इस तरह महीने भर से मेहनत और रणनीति से उसने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली। श्रद्धा चाहती थी कि मनोज केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने मनोज को शाम को कुत्ते घुमाने में समय बर्बाद करने से मना कर दिया। श्रद्धा ने तय किया कि वह अपने खर्च कम कर देगी, जिससे मनोज को पैसों के लिए अधिक परेशान न होना पड़े। श्रद्धा ने एक लड़की को रूम पार्टनर रख लिया, जिससे 1000 रुपये श्रद्धा के बचने लग गए। यह पैसे मनोज के कमरे का किराया भरने के काम आने लगे। श्रद्धा के कहने पर मनोज ने शाम को कुत्ते घुमाने का काम बंद कर दिया। प्रीलिम्स परीक्षा हो गई। मनोज को प्रीलिम्स क्लियर करने में अब कोई संदेह नहीं था। श्रद्धा ने इस बार सिविल सर्विस के स्थान पर उत्तरांचल पीएससी का प्रीलिम्स दिया था। प्रीलिम्स परीक्षा के अगले दिन विकास सर की कोचिंग में पिछले साल आईएएस बन चुके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सौरभ राव तैयारी करने वाले स्टूडेंट को परीक्षा पास करने के टिप्स देने आए। मनोज,
मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सटीक रणनीति तलाश रहा था। वह सिलेक्टेड सौरभ राव की सफलता की रणनीति को अक्षरतः पालन करने को बेताब था। उसने सौरभ राव से पूछा, सर मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें? सौरभ राव ने बताया, लोग मानते नहीं हैं, पर यदि कुछ बातें याद रखें तो सफलता ज़रूर मिलती है। सौरभ राव ने आगे कहा, मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि निबंधात्मक उत्तर परीक्षा में लिखने होते हैं। इसलिए प्रीलिम्स की पढ़ाई की स्ट्रेटजी मुख्य परीक्षा के किसी काम की नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए यही स्ट्रेटजी है कि अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक लिख कर देखो, परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। सौरभ राव की क्लास के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे समझ आ गया कि मैं तीसरे अटैम्प्ट में क्यों असफल रहा था। उस अटैम्प्ट में मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, लेकिन उन्हें याद करके कई बार लिख कर नहीं देखा था, टेस्ट भी नहीं दिए थे। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि याद कर करके कई बार लिख कर देखना चाहिए। इस बार मैं सौरभ राव सर के बताए गए तरीके से ही पढ़ूंगा। दोनों मुखर्जी नगर के शक्ति पुस्तक भंडार पहुंच गए। मनोज ने 500 कागजों के 2 पैकेट खरीदे और श्रद्धा से कहा, एक महीने में 500 पेज यानी रोज लगभग 20 पेज हमें लिखने हैं। श्रद्धा, तुम्हें भी उत्तरांचल मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति अपनानी होगी। हम रोज 20 पेज लिखेंगे, पहले याद करेंगे, फिर लिखेंगे और टेस्ट देंगे। यह क्रम परीक्षा तक चलेगा। पर मनोज के मन में कुछ आशंका थी, लेकिन एक समस्या है श्रद्धा, यदि मैं अच्छा न लिख पाया तो गंदा लिखो पर लिखो। अच्छा लिखने के इंतजार में ही लोग उत्तर नहीं लिखते हैं। अधिकांश विद्यार्थी तो सीधे परीक्षा हॉल में पहली बार लिखते हैं। परीक्षा हॉल में पहली बार गंदा लिखने से अच्छा है घर में कई बार गंदा लिखकर हम अपना लेखन सुधार ले। सही कह रही हो तुम, इस बार मैं इतना लिखूंगा जितना पूरे जीवन में मिलाकर भी नहीं लिखा होगा। मनोज अब सुबह 4 बजे उठने लग गया। परीक्षा के पुराने पेपरों का अवलोकन करता और निश्चित टॉपिक के प्रश्न का उत्तर नोट्स और किताबों से याद करता। उसे जब वह टॉपिक याद हो जाता तो निश्चित समय सीमा में उसे लिखकर देख लेता। सुबह से लगातार 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे के भोजन और विश्राम के बाद 2 बजे से 6 बजे तक दूसरे विषय में यही क्रम दोहराता। तीसरे अटेम्प्ट के विपरीत इस बार श्रद्धा सुबह से मनोज के कमरे पर नहीं आती थी, बल्कि दिन भर की पढ़ाई का लक्ष्य दे जाती। श्रद्धा साइंस, टेक, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर पर अपने कमरे में नोट्स बनाकर शाम को 6 बजे उसके कमरे पर आ जाती। फिर दोनों सामान्य अध्ययन के टॉपिक रात को 10 बजे तक लिख लिख कर याद करते। पर इसके बावजूद मनोज के लिए सामान्य अध्ययन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसे सामान्य अध्ययन की कोचिंग की ज़रूरत महसूस हो रही थी। बिना कोचिंग के जर्नल स्टडी में अच्छे नंबर नहीं ला जा सकते थे। एक दिन श्रद्धा ने मनोज से कहा कि उसकी सहेली कोचिंग में सामान्य अध्ययन पढ़ने जाती है। विनय सर ने ध्येय नाम से 1 महीने पहले ही कोचिंग खोली है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज श्रद्धा के साथ ध्येय कोचिंग पहुंच गया। श्रद्धा ने विनय सर से कहा, सर हम 2 लोग पढ़ने वाले हैं, पर पैसों के अभाव में केवल एक ही फीस दे पाएगा। विनय सिंह को अपनी कोचिंग के पहले ही बैच में मुफ्त पढ़ने वाले से सामना करना पड़ गया। मनोज ने विनय सर को एकदम ईमानदारी से बता दिया, सर मेरे पास फीस के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं, पर सामान्य अध्ययन पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विनय सर के पास अभी 15 स्टूडेंट ही आए थे। उन्हें अधिक से अधिक स्टूडेंट की ज़रूरत थी, फिर भी वे फ्री स्टूडेंट नहीं चाहते थे। उन्होंने मनोज को टालने की कोशिश की, यदि मैंने तुम्हें बिना फीस के पढ़ाया तो दूसरे स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा। मनोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा, सर बिना जनरल स्टडी की कोचिंग के मेरा सिलेक्शन संभव नहीं। सिलेक्शन के बाद जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी मैं सबसे पहले आपकी फ़ीस चुकाऊंगा। मनोज की बात सुनकर विनय सर हंस दिए। फिर उन्होंने अपनी टेबल के ड्रॉर में से 8,000 रुपये निकाले और मनोज को देते हुए कहा, फ़ीस तो तुम्हारी माफ़ नहीं हो सकती, इसलिए यह पैसे लो और काउंटर पर जमा करा दो। जब तुम्हारे पैसे आ जाए तब वापस दे देना, पर अभी पैसे के अभाव में तुम पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकते। पहली बार मिलने वाला कोई अनजान टीचर उसके लिए अपनी जेब से 8,000 रुपये दे रहा था। मनोज का मन विनय सर के लिए सम्मान से भर गया। विनय सर के पढ़ाने का तरीका भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। वह पढ़ाने से ज़्यादा टेस्ट लेने में भरोसा रखते थे। उनकी कोचिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता अगले दिन पढ़ाने के पहले उसका टेस्ट ज़रूर लेते। उसने अपने लक्ष्य के अनुसार हिंदी, इतिहास और सामान्य अध्ययन के सैकड़ों प्रश्नोत्तर लिख डाले। विकास सर, विनय सर उसके लिखे उत्तर को चेक करते और गलती निकलने पर मनोज फिर से सुधार करके लिखने का अभ्यास करता। अगस्त की 5 तारीख आ गई। अविनाश के कमरे पर उसके बर्थडे की पार्टी चल रही थी। गुप्ता और शरद डांस कर रहे थे। मनोज की पढ़ाई अच्छी चलने के कारण आज वह भी अविनाश के बर्थडे में आ गया और डांस कर रहा था। उसके डांस के स्टेप
बेतरतीब थे, पर पास बैठी हुई श्रद्धा उसके अनपढ़ डांस पर मोहित हुए जा रही थी। नवल और पांडे बैठकर पनीर बनाने के लिए प्याज टमाटर काट रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि फिल्म्स का रिजल्ट आ गया। पार्टी थम गई। डांसरों के थिरकते हुए पैर जड़ हो गए। पार्टीबाजों की दिलों की धड़कनें अचानक बढ़ गई। मनोज धम से जमीन पर बैठ गया। फिल्म्स के अच्छे पेपर जाने के बावजूद भी अंतिम अटेम्प्ट की फिल्म्स के रिजल्ट के प्रति आशंकित करने वाले भय ने उसे घेर लिया। प्याज और टमाटर अधूरे कटे छूट गए। पांडे, अविनाश, गुप्ता, नवल और मनोज रिजल्ट जानने के लिए तड़प उठे। मनोज के रूम पार्टनर शरद ने यह फिल्म्स नहीं दिया था, इसलिए वह केवल दर्शक बन रहा था। वह सभी के रिजल्ट इंटरनेट पर देख आया। मनोज, अविनाश, नवल, पांडे का फिल्म्स क्लियर हो गया, गुप्ता का नहीं हुआ। वह दुख से भर गया। उसने अपने दुख को कंट्रोल करने के लिए सिगरेट का लंबा कश लगाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सब घबरा गए। अविनाश ने जमीन पर गिरे हुए गुप्ता को झकझोरा। उठो बे गुप्ता। शरद ने घबराकर पानी का छिड़काव गुप्ता के मुंह पर किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। उसका एक बार भी फिल्म्स क्लियर नहीं हुआ था। वह अपने कमरे में गया और उसने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। गुप्ता के इस तरह कमरा बंद करने से सभी लोग आशंकित हो गए। अविनाश ने आवाज लगाई, गुप्ता नौटंकी मत करो, बाहर आ जाओ। प्याज टमाटर कट गए हैं, पनीर कौन बनाएगा? गुप्ता अच्छा कुक भी था, इसलिए आज की पार्टी में पनीर बनाने का दायित्व उसी के पास था। अविनाश को डर था कि अब पनीर कैसे बनेगा। ग्रुप में आज सफलता का अनुपात ज़्यादा था, इसलिए अविनाश केवल गुप्ता के दुख के कारण पार्टी निरस्त करने के मूड में नहीं था। अविनाश के पुकारने के बावजूद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सभी की चिंता बढ़ने लगी। नवल ने गुप्ता के मन को सांत्वना देते हुए कहा, गुप्ता 4 अटेम्प्ट की व्यवस्था केवल आईएएस परीक्षा की है। स्टेट पीएससी की परीक्षा 40 साल तक दे सकते हैं। 10 साल हैं अभी तुम्हारे पास, घबराओ नहीं। इतना कहकर नवल ने दरवाजे में लात मारकर गुप्ता को चेताया कि यदि वह जल्दी बाहर न आए तो दरवाज़ा तोड़ा भी जा सकता है। गुप्ता भी ग्रुप के धैर्य की परीक्षा ज़्यादा देर तक नहीं ले पाया। वह जानता था कि ज़्यादा देर कोप भवन में रहने के कारण ग्रुप के सदस्य उसे अकेला दुखी छोड़कर अपनी रसोई रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। फिर उसे बनाने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए वह मान गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। वापस आने पर उसके हाथ में 6 स्टील के स्टार और 2 आईपीएस के तमगे थे। वह अपनी पुलिस की वर्दी में से उन्हें निकाल लाया था। उसने वे तमगे और स्टार बाथरूम के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए और गाली देते हुए बोला, साला चलो टंटा खत्म हुआ। आईपीएस में वैसे भी अपने राज्य में पोस्टिंग नहीं मिलती। केरल या पश्चिम बंगाल में आईपीएस बनने से क्या लाभ? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मनोज ने गुप्ता द्वारा डस्टबिन में फेंके आईपीएस के स्टार और बल्ले निकालकर अपनी जेब में रख लिए। श्रद्धा ने आईएएस का यह फिल्म्स नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद आए रिजल्ट में उसकी उत्तरांचल पीएससी की फिल्म्स क्लियर हो गई। श्रद्धा हरिद्वार जाकर उत्तरांचल की मुख्य परीक्षा भी दे आई। फिल्म्स के रिजल्ट के बाद मनोज दुगने जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उसे अब दिन रात का होश नहीं रहा। 20 पेज लिखने का लक्ष्य रोज 25-30 पेज का पहुंच गया। एक अजीब सा पागलपन उस पर छा गया था। उसके दिमाग में इस समय केवल पढ़ाई ही थी। वह सब भूल गया था, घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब। केवल याद करना लिखना बस। मुख्य परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था। उसने विकास सर और विनय सर के यहाँ टेस्ट पेपर देना शुरू किया। मनोज पूरे 3 घंटे तक पूरी एकाग्रता से केवल टेस्ट पेपर सोल्व करता। वह प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार करता है। उस उत्तर में लिखना क्या है। भले ही इस रूपरेखा को बनाने में उसे 3 या 4 मिनट लग जाएं, पर बिना रूपरेखा बनाए वह प्रश्न शुरू नहीं करता। मनोज ने 1 महीने 25-30 पेपर कोचिंग में जाकर दिए। इन टेस्ट पेपरों में उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। परीक्षा आ गई। मनोज का सेंटर दिल्ली में ही था। उसके सभी पेपर हो गए। श्रद्धा उत्तरांचल मुख्य परीक्षा और मनोज आईएएस मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करने लगे। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इंटरनेट पर लोड हो रहा था। शायद सबके रिजल्ट देखने इंटरनेट कैफे गया था। शरद, मनोज के साथ उसने कमरे पर अविनाश, नवल और पांडे मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का सांसें थामे इंतजार कर रहे थे। पांडे ने पहली बार मुख्य परीक्षा दी थी। वह भी अविनाश के साथ मनोज के कमरे पर आ गया था। श्रद्धा भी मनोज का रिजल्ट जानने उसके कमरे पर आ गई थी। फिल्म्स में गुप्ता कंकड़ की तरह छटकर बाहर हो चुका था।
और आगे की दौड़ के झंझट से मुक्त हो गया था। इसलिए आज के रिजल्ट को वह केवल एक मनोरंजक घटना के रूप में देख रहा था। गुप्ता ने इस समय का सदुपयोग किया और पत्रकार की भूमिका में आ गया। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मनोज से पूछा, मनोज जी, आपका यह अंतिम अटेम्प्ट है, कैसा महसूस हो रहा है? अविनाश ने गुप्ता को गाली देते हुए कहा, गुप्ता, यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं और तुम्हें फालतू के प्रश्न सूझ रहे हैं। पर मनोज ने गुप्ता को जवाब दिया, यह अंतिम प्रयास है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। पर हाँ, मेहनत बहुत की इस बार मैंने, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ, बाकी सब मेरे हाथ में नहीं। तभी शरद हांफता हुआ आ गया। सबकी सांसें अटक गई। शरद ने सस्पेंस न रखते हुए कहा, मनोज भैया और अविनाश जी मुख्य परीक्षा में पास हो गए, पांडे जी और नवल जी का नहीं हो पाया। मनोज की अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसके जीवन की पहली मुख्य परीक्षा क्लियर हो गई थी। वह चीख कर अपनी खुशी व्यक्त करना चाह रहा था, लेकिन पांडे और नवल का दुख देखकर उसने अपनी खुशी कंट्रोल कर ली। पांडे और नवल अविनाश और मनोज की खुशी के विपरीत उदास और दुखी बैठे रहे। गुप्ता को पांडे और नवल के रूप में दो नए साथी मिल गए। अपने समाज में वृद्धि होते हुए देख गुप्ता संतुष्ट हो गया। पांडे और नवल को असफल और दुखी देखकर मनोज ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा जरूर हो जाएगा। निराश और दुखी पांडे पर मनोज की सांत्वना का कोई असर नहीं पड़ा, पर मनोज के पलंग पर निढाल सा बैठा रहा। नवल भी अपनी असफलता के दुख में वहीं कुर्सी पर बैठा रो रहा था। अब इस कमरे का दृश्य बड़ा अजीब था। दो सफल लोग प्रसन्न थे और दो असफल लोग रो रहे थे। दो तटस्थ व्यक्ति दुखी लोगों को ढाढ़स बंधा रहे थे और सफल लोगों को बधाई भी दे रहे थे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रास्ते चल दिए। रास्ते में गुप्ता ने अविनाश से पूछा, अविनाश, तुम तो कहते थे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले को प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, पर आज तो प्रेमी मनोज सफल हो गया और प्यार न करने वाले पांडे जी असफल हो गए। अब क्या कहोगे? अविनाश ने भड़क कर कहा, कुछ नहीं कहूँगा, चलो चुपचाप। अविनाश इस नाजुक मौके पर पांडे का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पांडे आज अपनी असफलता से बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मनोज का मेंस कैसे निकल गया। मनोज तो दिन भर श्रद्धा के प्यार में डूबा रहता था, फिर मनोज मुख्य परीक्षा में कैसे पास हो गया? पांडे को नहीं पता था कि 5 महीनों में मनोज ने किस तरह और कैसे पढ़ाई की थी। गुप्ता की सेहत पर इस रिजल्ट का कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए वह मुक्त भाव से कमेंट कर रहा था, आज तो मनोज बहुत खुश होगा, उसे प्यार के साथ साथ सफलता भी मिल गई। मनोज के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय क्या रहा पता है अविनाश? गुप्ता मनोज के रिजल्ट की व्याख्या कर रहा था और सफल अविनाश ने उसकी पुष्टि भी चाहता था। अविनाश ने बात टालने के उद्देश्य से कहा, बता दो, बिन बताए तो मानोगे नहीं। गुप्ता ने अपनी आवाज़ को रहस्यमयी ढंग से धीमे करते हुए कहा, पांडे को अपने कमरे से निकालना और श्रद्धा से प्यार करना। पांडे ने जब गुप्ता की बात सुनी तो जैसे आग लग गई। क्रोध से भरे पांडे ने कहना शुरू किया, गुप्ता, मुझे मनोज ने नहीं निकाला, बल्कि मैं ही उसे छोड़कर गांधीनगर आ गया था। दूसरी बात, मनोज की सफलता भी दूर है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये इंटरव्यू अभी बाकी है। तीसरी बात, ऐसे प्यार बहुत देखे हैं। श्रद्धा के घर वालों को जिस दिन पता चलेगा कि वह दिल्ली में प्यार कर रही है, उसे दिल्ली से खींच कर ले जाएंगे और मनोज का प्यार धरा रह जाएगा। गुप्ता, कौन बताएगा श्रद्धा के घर वालों को? पांडे के मन में अब क्रोध, दुख, ईर्ष्या, निराशा, पराजय के भाव घुल मिल गए। अब अशांत और व्यवस्थित मन पांडे के कंट्रोल के बाहर था। उसने तेज आवाज में कहा, कोई तो बताएगा ही, कब तक छुपी रहती है ये बातें? बहुत प्यार कर लिया मनोज ने। पांडे आज प्यार के साथ मनोज की सफलता को पचा नहीं पा रहा था। गुस्से में उसकी चाल और तेज हो गई। मनोज की ही बिल्डिंग में उसके बगल के कमरे में वरुण रहता था। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। वरुण रोज शाम को पूजा करता और बहुत सुर में हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के कुछ दिन बाद मनोज वरुण के कमरे पर गया। मनोज की मुख्य परीक्षा की खुशी देखकर वरुण ने कहा, मनोज, अभी दिल्ली दूर है, मैं तो 2 बार इंटरव्यू से वापस आया हूँ और आज वही हूँ जहाँ से चला था। मेरे चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए, पर घर वापस किस मुंह से जाऊँ, इसलिए यहाँ रह रहा हूँ।
प्रीलिम्स, मेन इंटरव्यू, ये सब माया जाल है। जब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको खुश होने का अधिकार नहीं है। वरुण ने अपना दिल का दर्द कड़वे यथार्थ के रूप में मनोज से कह दिया। मनोज चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उम्मीद और नाउम्मीदी का दौर है यह। उम्मीद कितने लोगों की पूरी होती है, सिलेक्ट कितने लोग होते हैं? लाखों में से 200-300 बस। बाकी लोग तो फिर से हताश हो जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, कुछ दिन के लिए होश खो देते हैं, किसी ने नजरें नहीं मिला पाते, फिर अपनी कमियां ढूंढते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, और फिर 1 साल लंबा पढ़ाई का सिलसिला शुरू होता है। सालों साल चलता है यह सिलसिला, तब जाकर कोई एक अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई तो अंत तक सफल नहीं हो पाते। एक अंतहीन सिलसिला है जो यहाँ मुखर्जी नगर में नहीं बल्कि देश के हर शहर में चल रहा है। मनोज ने अपनी डायरी में अपने मन के विचार लिखे। मुख्य परीक्षा की सफलता की खुशी अब इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट की अनिश्चितता में डूब रही है। तभी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा ने आते ही मनोज से कहा, मेरा उत्तरांचल मेंस क्लियर हो गया। श्रद्धा की बात सुनकर उसने उत्साहित होकर कहा, लो अब क्या कहोगी तुम, तुम्हें सलाम। श्रद्धा के चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। श्रद्धा ने मनोज का हाथ थाम लिया और उससे बोली, हम दोनों के इंटरव्यू अभी बाकी है मनोज। मनोज ने उत्साह से कहा, तुम्हारा इंटरव्यू तो सबसे अच्छा जाएगा, तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद से सजा सपना मनोज देखने लग गया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, हाँ मनोज, यदि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई तो मेरे पापा कितने खुश होंगे, उनका सपना पूरा हो जाएगा। MBBS में सिलेक्ट न होने की असफलता ने उन्हें बहुत निराश कर दिया था। उनके सामने मैं सिर उठाकर खड़ी हो पाऊंगी। श्रद्धा ने मनोज से आगे कहा, मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ, वहीं से हरिद्वार जाऊंगी पापा के साथ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देकर मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कंफर्म करना चाहा, श्रद्धा अपना इंटरव्यू देकर तुम दूसरे दिन ही वापस आ जाना। तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो, तुम्हारे इंटरव्यू के पहले मैं वापस आ जाऊंगी, श्रद्धा ने आश्वासन दिया। अगले दिन श्रद्धा अल्मोड़ा चली गई। एक शाम श्रद्धा का फ़ोन मनोज के कमरे के नीचे STD पर आया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। फिर कुछ देर रुककर श्रद्धा ने मनोज से कहा, पर मैं दिल्ली जल्दी नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? श्रद्धा ने कहा, दिल्ली से किसी ने पापा को फ़ोन करके बता दिया कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ। मम्मी कह रही थी कि जब से यह फ़ोन आया है तब से पापा दुखी हैं। किसने किया होगा फ़ोन? मनोज ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या पता। श्रद्धा ने किसी पर संदेह नहीं किया। मनोज STD से जब अपने कमरे पर आया तो परेशान था। 5 दिन बाद श्रद्धा का फिर फ़ोन आया। इस बार श्रद्धा ने चहकते हुए मनोज से कहा, मनोज मेरा उत्तरांचल PSC में डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हो गया है। मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, वाह श्रद्धा, यह तो बहुत बड़ी खबर है। लगता है आज का दिन ईश्वर ने हमारे नाम लिख दिया है। हाँ मनोज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने पापा के सपने को पूरा कर दिया है। पापा बहुत खुश हैं, श्रद्धा ने मनोज से कहा। श्रद्धा की सिलेक्शन की खुशी में मनोज को अपने इंटरव्यू की चिंता आई। श्रद्धा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले तुम आ जाओगी ना? श्रद्धा ने उदास स्वर में मनोज से कहा। मनोज, जब से दिल्ली से वह फ़ोन आया है मेरे पापा को लगता है कि मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, क्या किसी से प्यार न करके ही यह भरोसा बचा रह सकता था? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा कुछ नहीं कह पाई। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आए काफ़ी दिन हो गए थे। पांडे का दुख कम हो गया था, इसलिए अब अविनाश मनोज से मिलने उसके कमरे पर जाने लगा तो वह भी उसके साथ हो लिया। शाम हो चुकी थी। पास के कमरे में वरुण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसका स्वर आज उदास था, लेकिन हनुमान चालीसा की विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पंक्ति तक आते आते उसका उदास स्वर रोने की आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अंत में वह हनुमान चालीसा छोड़कर जोर जोर से रोने लगा। फिर अचानक भड़ाभड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई सामान नीचे पटक रहा हो। मनोज, पांडे और अविनाश वरुण के कमरे की ओर लपके। वहां जाकर देखा तो वरुण अपने पलंग पर डला जोर जोर से रो रहा है। पूजा की अलमारी के नीचे भगवान का सिंहासन, पीतल के हनुमान जी और दूसरी देवी देवता जमीन पर डले हुए हैं। सब लोग घबरा गए। सबको आशंका हुई कि वरुण के परिवार में कुछ अनिष्ट हो गया है। वरुण का रूम पार्टनर कोने में खड़ा है। मनोज ने उससे इस विलाप का कारण जानना चाहा। वह कुछ बोल पाता उसके पहले वरुण ने जोर जोर से, हाय वंदना तुम कहाँ चली गई, अब मैं कैसे जीऊँगा?
क्या हृदय विदारक रुद्र प्रारंभ कर दिया। प्यार के मामलों के विशेषज्ञ समझ गए कि मामला लड़की का है। वरुण के रूम पार्टनर ने मौका मिलते ही घटना को विस्तार से बनाना शुरू किया। वरुण की प्रेमिका उत्तर प्रदेश पीएससी में सेल टैक्स इंस्पेक्टर के पद चयनित हो गई है। पढ़ाई के दौरान दोनों प्यार करने लगे थे। वरुण को उस लड़की ने वादा किया था कि सिलेक्शन के बाद ही वह शादी कर पाएगी। लड़की का सिलेक्शन हो गया, वरुण का नहीं हुआ। सिलेक्शन के बाद उसने यूपी में सिलेक्टेड डीएसपी लड़के से शादी कर ली, इसलिए वरुण दुखी है। यह कहानी सुनकर पांडे से रहा नहीं गया। उसने सामूहिक रूप से कहा, पहले पढ़ाई कर लेते, प्यार बाद में कर लेते। इतना कहकर पांडे ने मनोज पर नज़र टिका दी, जैसे यह वाक्य उसी के लिए बोला गया हो। पांडे ने अपनी हंसी दबाते हुए अविनाश से कहा, अविनाश, मुझे वरुण में मनोज के दर्शन हो रहे हैं। लड़की का मिलना सिलेक्शन पर निर्भर है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिप्टी कलेक्टर श्रद्धा इन्हें छोड़कर चली गई, तब इनका क्या होगा। आज अपनी विचारधारा को लेकर पांडे में गजब का आत्मविश्वास था। श्रद्धा बहुत समझदार है, वह मनोज को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अविनाश ने समझदारी का परिचय देते हुए पांडे से कहा, समझदार लड़कियां ही तो अच्छे ऑप्शन की ओर चली जाती हैं, बेवकूफ़ तो फंसी रहती हैं। यही तो समस्या है कि श्रद्धा समझदार है। वरुण की वंदना भी समझदार थी, जिसने डीएसपी लड़के से शादी कर ली। बेवकूफ़ होती तो वरुण के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर लेती। पांडे को श्रद्धा की समझदारी पर पूरा भरोसा था कि मनोज का सिलेक्शन न होने पर वह उसे छोड़कर चली जाएगी। अविनाश ने कहा, मनोज का सिलेक्शन पक्का है। पांडे, तुम बेकार ही शंकाकुल हो रहे हो। पर पांडे ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। उल्टी सीधी बात मत करो अविनाश, यथार्थ कहो। क्या गारंटी है सिलेक्शन की। इंटरव्यू देने वाले 1500 लोग सिलेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। होंगे कितने, 400-500, 1000 तो बिना सिलेक्शन के ही रहेंगे। मान लो मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ और श्रद्धा भी उसे छोड़कर चली जाए, तब क्या होगा इनका। पांडे ने श्रद्धा और सफलता के बिना दयनीय मनोज का कल्पना चित्र खींचकर अपनी चिंता अपने मित्र के प्रति प्रकट की। लेकिन मनोज को श्रद्धा पर पूरा भरोसा था। उसने पांडे से कहा, तुम अभी श्रद्धा को नहीं जानते। श्रद्धा ने एक बार जिसे चुन लिया उसे कभी नहीं छोड़ सकती। ऐसी कपोल कल्पनाएं प्यार में डूबा हर प्रेमी करता है। वरुण भी करता था। फिर पांडे ने मनोज को सुनाने वाली बात अविनाश को देखते ही कही। श्रद्धा को अपने डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद तुरंत मनोज के पास आना चाहिए था, पर आज उसका रिजल्ट आए 1 सप्ताह गुजर गया। श्रद्धा का कहीं अता पता नहीं है। श्रद्धा मनोज के रिजल्ट का इंतजार कर रही है। मनोज सफल हो गए तो वह आ जाएगी, लेकिन यदि असफल रहे तो मनोज उनका रास्ता ही तकते रहेंगे। श्रद्धा को वंदना बनने में देर नहीं लगेगी। मनोज के प्यार को रोकने में अब तक असफल रहे पांडे ने अब अपने विरोध की दिशा बदल दी थी। अब वह डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा पर आरोप लगा रहा था कि उसका प्यार सच्चा नहीं है। वह मनोज के असफल रहने पर उसे छोड़ देगी। एक दिन इंटरव्यू की कोचिंग के बाद मनोज ने कमरे पर आकर देखा कि बगल में रहने वाला वरुण अपना सूटकेस पकड़े कहीं जा रहा था। मनोज से उससे पूछा, क्या हुआ भाई। वरुण ने भड़क कर कहा, इस बेवफा दिल्ली को छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ। अभी मर नहीं गया हूँ मैं। नहीं बना आईएएस आईपीएस तो क्या हुआ। ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं आईएएस आईपीएस। नेताओं के सामने अपनी पूंछ दबाकर खड़े रहते हैं। इसलिए अब मैं राजनीति में जाऊँगा, मंत्री बनूंगा। मनोज, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो घबराना नहीं, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, तुम्हें भी विधायक बना दूंगा। कई दिन की बड़ी हुई दाढ़ी और कई दिन से न सोई लाल आंखों में अजीब सी बेचैनी वरुण के चेहरे पर झलक रही थी। पागलों की तरह अनगर्ल बातें कर रहा था, पर उसके पैर एक जगह स्थिर नहीं थे। जमीन पर रखे अपने ब्रीफकेस को छोड़कर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि अपना ब्रीफकेस भूल गया है। उसने वापस आकर ब्रीफकेस उठाया और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरने लगा। अंतिम कुछ सीढ़ियों पर वह संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। ब्रीफकेस खुलकर गिर गया। मनोज ने लपककर सीढ़ियां उतरकर वरुण को संभाल लिया। ब्रीफकेस में कुछ सामान और वरुण की प्रेमिका वंदना के कुछ फोटो बाहर फैल गए। मनोज ने उन्हें संभालकर सूटकेस में रख दिया। वरुण अपने कमरे को लगातार देखने लगा। कमरे को लगातार देखते हुए वरुण बोला, 5 साल रहा हूँ मैं यहाँ, अब कभी नहीं आऊँगा। मनोज को देखकर वरुण ने कसकर मनोज को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। वरुण के साथ मनोज के भी आंसू निकल आए। वरुण रिक्शे में बैठकर गया। मनोज देर तक वरुण की ओर
जाते हुए देखता रहा। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के पहले दिल्ली जाना चाहती थी। पापा के पास दिल्ली से आए अनजाने फ़ोन के कारण वह अपने पापा से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसके पापा अपने बगीचे में फूलों और सब्जियों को पानी दे रहे थे। श्रद्धा दूर खड़े अपने पापा से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी। उसके पापा ने कहा, पापा ये गुलाब कितने अच्छे खिले हैं ना, पिछले साल कैसे मुरझा गए थे। श्रद्धा, गुलाब तो इसी साल लगाए हैं, पिछले साल यह गुलाब नहीं लगे थे, तुम कुछ और कहना चाहती हो शायद। पापा शायद उसकी मन की उलझन समझ रहे थे। श्रद्धा की हिम्मत नहीं हो रही थी पापा के सामने मनोज के बारे में बात करने की, पर बिना बात किए वह मनोज के पास जा भी नहीं सकती थी। पापा ने श्रद्धा से अभी तक दिल्ली से आए फ़ोन का जिक्र नहीं किया। उसकी मम्मी ने ही उसे फ़ोन वाली बात बताई थी, इसलिए अब उसने तय कर लिया था कि वह अपने पापा के मन में आई हुई सारी शंकाओं को ख़त्म करके पापा की अनुमति से दिल्ली जाएगी। उसने पापा से नज़रें चुराते हुए कहा, पापा वो दिल्ली में मनोज है ना। इस अधूरे वाक्य से ही आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। उसे अपने गले में अवरोध महसूस हुआ। पापा उसके चेहरे की रंगत देखकर उसके मन का हाल समझ गए। पापा ने पूछा, क्या वह भी तुम्हारे साथ डिप्टी कलेक्टर बन गया। श्रद्धा की राह आसान नहीं थी। उसने कहा, उसका आईएएस मेन क्लियर हो गया है, इंटरव्यू देना है उसे। कौन सा अटेम्प्ट था। पापा पूरी खोजबीन कर रहे थे। लास्ट। श्रद्धा का चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर चुप्पी रही। इस चुप्पी का मौका उठाते हुए श्रद्धा ने अपनी मांग पापा के सामने रख दी। मनोज का इंटरव्यू है पापा, क्या मैं दिल्ली जाऊं। उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाने दो पहले श्रद्धा। पापा कठोर यथार्थ की जमीन पर खड़े थे। श्रद्धा ने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाकर अपनी अंतिम बात पापा से कह दी। पापा, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो उसके पास जाना और ज़रूरी हो जाएगा। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले। वह श्रद्धा के मन की दशा पर हैरान थे, पर उन्होंने बिना पिघले उससे वचन लेना चाहा। मुझे उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। क्या किसी से प्यार न करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है। श्रद्धा कुछ दिन पहले मनोज के कहे गए इस वाक्य को पापा से कहना चाहती थी, पर यह वाक्य उसके मन से निकलकर उसके गले में आकर दम तोड़ गया। वह पापा से नहीं कह पाई। उसकी आंखें भीग गई। वह वापस अपने कमरे में चली गई। एक दिन श्रद्धा के पुराने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्रद्धा के साथ उसके मम्मी पापा को भी मंच पर बैठाया गया। श्रद्धा को उसके प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया। श्रद्धा से स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहा। श्रद्धा ने बोलना शुरू किया गया। आदरणीय दीदी, आचार्य जी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा ही एक सम्मान समारोह 7 साल पहले यहाँ इसी जगह हुआ था, जिसमें एमबीबीएस के लिए चयनित बच्चों का सम्मान हुआ था। मैं एमबीबीएस में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी और वहाँ पीछे बैठी थी, दुखी और उदास। मेरे पापा को मेरी सफलता का पूरा भरोसा था, पर मैंने अपने पापा का भरोसा तोड़ दिया था। श्रद्धा ने कुछ देर सांस ली, फिर आगे कहना जारी रखा। मैंने उस दिन खुद को वचन दिया कि मैं अपने पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा ने आगे कहना जारी रखा। बच्चों, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं। इम्पोर्टेंट यह है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए हम जी जान से जुटते हैं या नहीं। हमें वादे करने चाहिए खुद से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से। जब तक हमें उस लक्ष्य को न मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ देर बाद वह चुप रही। हाल में तमाम बच्चों के माता पिता भी उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर श्रद्धा आगे बोली, पर मेहनत करते बच्चों के मन में माता पिता को भी यह भरोसा देना होगा कि यदि तुम तमाम मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुए तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारी तरफ फैली हुई हैं। आज तुम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, कल सफल हो जाओगे। मैं हर असफलता में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा अपने भाषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही चाहता है कि यदि वह सफल हो गया या केवल तभी उसे आपका प्यार न मिले, यदि असफल हो गया तब भी आप उसको प्यार करें। वह चाहता है आप उसे दिलासा दें, उसको संभाल ले। देखना, आपके इस साथ से, आपके इस प्यार से, आपके इस विश्वास से वह दूसरी कोई राह चुनकर जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। हर असफलता के बाद
एक सफलता ज़रूर मिलती है। इतना कहकर श्रद्धा अपनी जगह पर बैठ गई। उसके पापा के भीतर लगातार यही शब्द गूंज रहे थे, यदि वह सफल हो गया तभी उसे आपका साथ, आपका प्यार ना मिले। यदि वह असफल भी हो गया तब भी आपको उसका प्यार मिले। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। 2 दिन बाद मनोज का इंटरव्यू था। रात को श्रद्धा अपनी डायरी अपने सीने पर रखकर आंखें बंद किए लेटी थी। उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। श्रद्धा के पापा उसके कमरे में आए। उसकी डायरी के आखिरी पन्नों में सिर्फ स्याही में भीगे आंसुओं के नीले धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि लिखा क्या है। पापा ने डायरी को उसके सिरहाने रख दिया और एकटक देखते रहे। कुछ दिन पहले पापा का सपना पूरा करने वाली श्रद्धा का चेहरा उदासी में डूबा है। पापा से ज़्यादा श्रद्धा की कौन जान सकता है। उसकी समझदारी पर उस पूरा भरोसा है पापा को। वह पापा की सबसे प्यारी बेटी है। उसने कभी कोई जिद नहीं की, कभी अपनी कोई इच्छा पापा को नहीं बताई, हमेशा सिर्फ पढ़ाई में मन लगाया। पापा को आज वह दिन याद आ रहा था जब श्रद्धा पहली बार ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को तैयार हुई थी। 3 साल की नन्ही श्रद्धा का मन उस दिन स्कूल जाने को नहीं हो रहा था। वह तो घर में नए नए आए छोटे से खरगोश चीकू के साथ खेलना चाह रही थी। उस दिन भी उसने जिद नहीं की कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती, बस वह उदास हो गई थी। उसकी नज़रें बार बार सफ़ेद रंग के चीकू को देख रही थी। पापा ने नन्ही श्रद्धा को गोद में उठा लिया और लोअर माल रोड की सीढ़ियाँ चलने लगे। पापा ने अपने गाल पर नन्ही श्रद्धा के 2 गर्म आंसू महसूस किए थे। उस समय पापा ने नन्ही श्रद्धा को देखा तो उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। शायद मुस्कान और आंसुओं का कंट्रास्ट आंसुओं की चुगली को छुपाना चाह रहा था। आज भी पापा श्रद्धा का चेहरा देख रहे हैं। पापा को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पापा अपनी बेटी के पास बैठ गए और उसके सर पर हाथ फेरने लगे। उसकी पलकें बंद हो गई। उसकी बंद पलकों में पता नहीं क्या हलचल थी। शायद अथाह अतल नीला समुद्र आंखों के भीतर हलचल कर रहा था, पर आंखें खुली नहीं। बिना खुले ही वह समुद्र श्रद्धा के गालों पर बहने लगा। उसके होठों की मुस्कान गायब हो गई। पापा ने अपनी बेटी को सीने से सटा लिया। पिछले कुछ दिनों से डरी हुई सहमी हुई चिड़िया फिर से अपने पंखों में जान महसूस करने लग गई।